अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वलीद, योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस सेशन के अंदर बेटा हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमडीकैट ईकैट के हवाले से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल जंप टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है मैग्नेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट। ठीक है, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अगर आपसे कोई भी बात बोले कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट, तो आप लोग फौरन से जवाब देते हैं कि भाई मैग्नेट आपके पास एक सब्सटेंस होता है जो कि अट्रैक्ट करता है सम स्पेसिफिक मेटल्स को और उसके अंदर दो पोल्स होते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, इसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है। तो हम लोग इसको लिखते हैं मैग्नेट। अ सब्सटेंस which has the which has the ability to attract the metals, and it has two poles, north and south। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, अट्रैक्ट द मेटल्स एंड इट हैज टू पोल्स। अब लेट सपोज अगरचे कोई भी बंदा जाता है मार्केट के अंदर और वही वाली बात बोलता है कि भाई उसको कोई एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही हो या जो सिर्फ साउथ पोल ही हो, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं, ऐसा कोई मैग्नेट दुनिया में है ही नहीं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही पोल हो। ठीक है, सो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मजीद। कुछ की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। की पॉइंट्स आपके पास ये हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपके पास अनलाइक पोल्स हैं, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है सोचते हैं समझते हैं कि सर ये मैग्नेट का यूज़ क्या है। तो देखिए, मैग्नेट के बहुत सारे पर्पसेस हैं। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। यूजेस ऑफ अ मैग्नेट, बिकॉज हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास जो मैग्नेट है वो यूज़ होता है कंपास में। कंपास आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज़ होता है, यूज इन लैब एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा टॉयज वगैरह के अंदर, कार्स वगैरह के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फ्रिज में भी मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इसकी मिसाल है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सिर्फ यही हो, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास मैग्नेट्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर सिर्फ इसी में मैग्नेट मतलब यूज होते हैं, इसके अलावा भी होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की। ठीक है, देखें, मैग्नेट की दो टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। सबसे पहला जो मैं नाम लिख रहा हूँ, एक आपके पास है परमानेंट मैग्नेट। साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट? आपके पास परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है कि जिसके अंदर एवरलास्टिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से ख़त्म नहीं होती, वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है।
तो ये बेसिकली तमाम की पॉइंट्स किसके हैं, परमानेंट मैग्नेट के हैं। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मैग्नेट्स मेड फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक स्टील। ठीक है, मतलब परमानेंट मैग्नेट स्टील का बना हुआ होगा, हो सकता है। इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगला की पॉइंट ये है कि इट विल नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। ये आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं परमानेंट मैग्नेट के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास अगली टाइप होती है मैग्नेट की, वो आपके पास है टेम्पररी इंड्यूस्ड मैग्नेट। टेम्पररी इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो ये कौन से होते हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। एक तमाम वो तमाम मैग्नेट्स जो कि टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी नेचर रखते हैं। ठीक है, और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एवरलास्टिंग नहीं होती। ठीक है, और जब आप उनको किसी भी मैग्नेटिक सोर्स के अंदर रखें तो मैग्नेटाइज तो हो जाएं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करने लगे, तो वो बेसिकली आपके पास मैग्नेट्स कहलाते हैं, टेम्पररी इंड्यूस्ड मैग्नेट्स। ठीक है, मैं कुछ इसके की पॉइंट्स भी लिख देता हूँ। सबसे पहला तो की पॉइंट है कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेट्स ये कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं। दीज मैग्नेट्स इज मेड फ्रॉम मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये वो सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंस है कि जिससे ये टेम्पररी मैग्नेट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला की पॉइंट जो आप लोगों के पास है ये है कि इट डजंट possess everlasting magnetic properties. Okay, it does not possess everlasting magnetic properties। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा जी, अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि ये मैग्नेटाइज कैसे होता है। ये मैग्नेटाइज इस तरीके से होता है कि लेट सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, उसको आपने क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। ठीक है, अच्छा ये सॉफ्ट आयरन कोर समझ लें इन शॉर्ट, और ये आपके पास एक है बार मैग्नेट जिसके नॉर्थ पोल है। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको इसकी तरफ करीब लेकर जाओगे और आप इसको रब करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको रब करोगे, तो नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जो पोल जनरेट होगा, यहाँ पे पोल जनरेट होगा साउथ पोल। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिए कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई इस साइड के ऊपर,
ये आपके पास है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस का मतलब क्या है? इंड्यूस का मतलब ये है पैदा करना। ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उसका पोल कौन सा था? साउथ पोल। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं जिससे मैग्नेट बना हुआ होता है? मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक मेटल्स आर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये की पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा मैं तमाम स्टूडेंट्स को अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ कि जो मतलब ये जो पहला की पॉइंट है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट की पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से इंड्यूस हो सकती है या पैदा होती है या हमें नजर आती है। देखिए, मैग्नेट के सराउंडिंग में तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे पहला सोर्स आपके पास है कि मैग्नेट इटसेल्फ, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक सब्सटेंस के सराउंडिंग में। इसके अलावा करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसके अलावा मूविंग चार्ज, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो लाजमी उसके अंदर भी क्या पैदा होगी? उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है आपका समझना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी। अच्छा, कभी कभार आप लोग ने अपने कोर्स कंटेंट के अंदर देखा होगा, आहान बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, सिंध बोर्ड के अंदर, इवन दो और ए लेवल्स के अंदर भी है कुछ ना कुछ चीज़ें मौजूद। उसमें ये भी आता है कि मैग्नेट की एक टाइप होती है, एक उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, एक आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर जमीन से एक मेटल निकलता है, मेटल निकलता है, अब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी है वो आपको पता चलता है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं क्या। अगरचे आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्ट होगी या नहीं होगी। तो वो बेसिकली उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास कोई तीन सब्सटेंसेस बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली वो जो की पॉइंट है वो हमारे पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि देर आर ऑल्सो अनदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स बट इट डिपेंड ऑन द strength of magnetic field which they possess. Okay, so depend on the magnetic internal magnetic field resistance, internal magnetic field resistance. The magnet is categorized in three different categories. ठीक है स्टूडेंट्स, इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। वो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। एक आपके पास आ जाता है पैरामैग्नेटिक,
और सबसे आखिरी आपके पास होता है डायमैग्नेटिक। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये याद रखिएगा कि इट पोजेस अ हाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है। तो अगरचे आप इसको, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर आप डेफिनेशन समझें, तो बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड रहती है। जब आप इसको वही मैग्नेटिक सोर्स से बाहर निकालते हो तो फिर भी इसके अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है। दैट मीन्स कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने में रेजिस्ट कर रहा है, शो कर रहा है। सो दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेट। ठीक है। जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है। पैरामैग्नेटिक के अंदर ये होता है कि जब आप उसको मैग्नेटिक सोर्स से निकालते हैं, तो मैग्नेटिक सोर्स से निकालने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ कम हो जाती हैं। ठीक है। तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाता। सो दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की सबसे अच्छी मिसाल है सोडियम, पोटेशियम। इसके अलावा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसको तो अगर आप एक मैग्नेटिक सोर्स से बाहर निकालें तो आपके पास कभी भी उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड की रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कभी भी पैदा होगी ही नहीं। या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी ही नहीं। तो ये आपके पास कहलाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे अच्छी मिसाल है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ ये है, द रीजन अराउंड मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पर या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग सकती है। इन दिस रीजन द फील्ड, इन दिस रीजन द फील्ड कैन exert a force। ओके। किसके ऊपर फोर्स लगेगी? मूविंग चार्ज के ऊपर या करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तीसरी बात पर आता है कि अगर हम लोग बार मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है? तो कुछ आपके पास सिचुएशंस हैं जिसको देखकर हमें पता चल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगी, कहाँ पे वीक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मामलात यहाँ पे कुछ ये हैं कि ये जो आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये एक में इंटर हो रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत करीब हैं आपस में। तो जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज होती हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, आर टू क्लोज, सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। ओके। अगली बात पर बात करते हैं कि जो यहां से हमें एटलीस्ट पता चल गया कि पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्ट्रांग होती है। ठीक है। लेकिन अगर हम साइड्स की बात करें, ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। क्यों वीक होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स ने कुछ बातें याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपास। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग कंपास। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप लोगों के पास कुछ लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ लाइंस होती हैं कि जो कि रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि अराउंड है किसके, मैग्नेट के। ठीक है, दीज आर द दीज आर द imaginary lines. These are the imaginary lines used to represent magnetic field। इसके अलावा ये आपके पास इंटरसेक्ट नहीं हो सकती लाइंस। These lines can never intersect with each other। अगली बात, it starts from north pole and ends at south pole externally। ओके, इस बात का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। मैं पहले जुमला कंप्लीट कर लूँ। एंड मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इंटरनली। इसका मकसद ये है कि अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। देखें इनकी जो डायरेक्शन निकलने की है नॉर्थ से, और ये सारी की सारी लाइंस कहाँ जाएंगी? ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये जाएंगी साउथ पोल। ठीक है, ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, तो देखिए समझे। आपको यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक ऑन द साइड्स। हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो। मामलात ये हैं कि अगर आप एक चीज नोट करें कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर हैं, ये देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में दूर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वीक होगी। और जहाँ पे लाइंस क्लोज हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो आपने जो ऊपर का पॉइंट देखा कि ये सारा का सारा जो नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही है साउथ पोल पर, तो ये सारा का सारा काम हो रहा है एक्सटर्नली, मतलब बाहर। अगर आप ये देखें जब लाइन साउथ पे पहुंची तो फिर नॉर्थ पे वापसी भी तो जाएगी। देखें, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, लेकिन
मैग्नेट के अंदर, तभी एक क्लोज पाथ बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। चल, तो यहाँ से कुछ बातें सीखने को मिली हमें। हमें यहाँ से कुछ बातें सीखने को ये मिली कि जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो इसीलिए हमें सिर्फ साउथ मिल नहीं सकता, ये सिर्फ नॉर्थ पोल का नहीं मिल सकता, बल्कि नॉर्थ और साउथ पोल कॉम्बिनेशन पे मिलता है हमें मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दैट इज व्हाई मैग्नेट ऑलवेज कम्स एज अ डाईपोल, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ मोनोपोल। अब मैं इस बात का मतलब समझा देता हूँ आपको दोबारा से। द मैग्नेट कम्स अंडर डाईपोल, नॉट एज मोनोपोल। क्या सीखा? कि जो मैग्नेट आपको हमेशा मिलेगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लैश निकलेंगी और इंटर होंगी, फिर वापसी एक क्लोज पाथ बनाएंगी। जबकि ये काम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन में से मैग्नेटिक फील्ड्स एंटर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटर होंगी, प्रोटॉन में से बाहर निकलेंगी। प्रोटॉन में ही इंटर नहीं होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज होता है वो मोनोपोल होता है। ठीक है। और जो आपके पास मैग्नेट होता है वो है डाईपोल। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला की पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास एक नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जबकि यहाँ पे करता है। ठीक है। सो दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड को हम कंजर्वेटिव में नहीं रखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात की पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। व्हेन अ चार्ज enters into the uniform magnetic field, when a charge enters into a uniform magnetic field, so it experience a deflection. It experience a deflection in a circular trajectory, in a circular और हेलिकल ट्रेजेक्टरी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, उसकी एक डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगी। जो आपको डिफ्लेक्शन है, इससे आपके पास एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बन सकती है और एक हेलिकल ट्रेजेक्टरी भी बन सकती है। दिस इज हेलिकल। ठीक है स्टूडेंट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर में याद रखें। अच्छा, ये जो आपको क्रॉस साइन नजर आ रहा है, ये मैं समझा देता हूँ आपको। क्रॉस साइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पास है इनटू द पेज। और जो आपके पास डॉट साइन है, अगर मैं डॉट साइन बनाऊं, अगर डॉट साइन बना दिए, तो डॉट साइन का मतलब क्या होगा कि जो डॉट साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द पेज। ऑलराइट, ये हमारा मेजर कॉन्सेप्ट हो गया है। चलें जी।
जो नेक्स्ट जो बारी आ रही है हमारी, वो आ रही है व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, आए समझते हैं। देखिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो दूसरा नाम है, तो आप ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला की पॉइंट क्या बन गया? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। इसके कुछ और नाम भी हैं, ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिर्फ मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फरमाया है। ठीक है स्टूडेंट्स? अगला की पॉइंट, अगला की पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका सिंबल क्या होगा? उसका सिंबल होगा बी। 4 पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट आपके पास ये बता रहे कि इसकी नेचर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पांचवा की पॉइंट आपके पास ये हो सकता है इसकी यूनिट क्या होगी। ये जो चार हमने यूनिट्स लिखी हुई है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू सेकेंड, और एक हमने यूनिट लिखी है वन वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट है टेस्ला, और चौथी यूनिट है गॉस। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये चारों यूनिट्स आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ये चारों यूनिट्स आपस में बराबर ही नहीं है। चारों यूनिट्स में से 3 यूनिट्स आपस में बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर है, 1 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये बराबर है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला के। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि अगर ये बराबर है तो ये पता होना चाहिए कि 1 गॉस में कितने टेस्ला होता है। ठीक है? या 1 टेस्ला में कितने गॉस होता है? तो 1 टेस्ला बराबर है 10⁻⁴ गॉस के। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये कन्वर्जन अपने जहन में आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये हमने अपनी बेसिक बना ली कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल एंटर हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को आप लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी पीछे मैंने फरमाया था। ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रहे हैं, इसका सिंबल है बी। अब आपके पास क्या होगा कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही वो इस के अंदर एंटर होगा तो होगा ये कि इस चार्ज की भी होती है एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आपके पास यहाँ पर ये है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, नतीजे में चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड जो आपके पास फोर्स लगेगी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो आपके पास लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस।
और नतीजे में आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। सो ये बेसिकली पीछे गेम है इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी जो फोर्स लग रही है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाँ इसको समझते हैं। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, फोर्स। इसके अलावा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी से ये चार्ज एंटर हुआ है, और ये आपके पास फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अब आप जब इन तीनों चीजों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दैट्स इट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला ड्राइव हो। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर नोट करें तो ये बेसिकली एक फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो क्यू बी साइन थीटा नजर आ रहा है ये मैग्नीट्यूड है, और जो यूनिट डायरेक्शन जो आगे लिखी हुई यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है, यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। क्या अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो हमारे पास इनके परपेंडिकुलर एक फोर्स रहेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि व्हाट इज द methodology, how can we determine the force acting on the charge particle। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक रूल जिसको कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंसी एंड योर फिजिबिलिटी। For me, I just use the right hand palm rule and it gives me the same answer. But at least you should know that how we can use that such rule. तो अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं how can we use this rule, how can we determine the force on charge particle। तो जैसे आप आ रहा है बेटा इस पिक्चर के अंदर हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल यूज किया है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द force which is acted on the charged particle when it enters into the magnetic field। लेकिन ये जो हमारे पास ये जो चार्ज है, जो चार्ज है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब सवाल अगर ये रेज हो जाए कि सर वलीद ये बताइए कि अगर चे हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर फिर फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं, तो अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बस सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि जो थंब है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज। इसके अलावा जो आपके पास फोर फिंगर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो आपको पाम नजर आ रही है ये शो करेगा, ये शो करेगा
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। palm रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। और ये आपके पास जो चार्ज पार्टिकल की बात की जा रही है, ये बेसिकली हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये रेज होता है कि इफ वी हैव द नेगेटिव चार्ज और हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि डिटरमाइन द या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज व्हेन इट एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सबसे आसान तरीके देखें, लोग 10 बातें करेंगे। अभी आप देखिएगा कि आप जब नोट्स पढ़ेंगे या अगर आप कहीं की भी नोट्स देखेंगे, अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे, बहुत मुश्किल लाइंस लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये कर दें वो कर दें। मैं आपको सिंपल एक मेथड बता रहा हूं, सिंपल मेथड, शॉर्टकट, काम करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट सपोज वी हैव अ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। यही कह सकते हैं राइट, राइट लिखने ज्यादा अच्छा है। मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनटू द पिच। तो आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वही है जो अभी आपकी जो थंब नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ऊपर फिगर नजर आ रही है ना, तो ये वही है, ये वही केस है। बस फर्क ये है कि इसके अंदर मैंने ब्लू से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनाया है, आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंसिडर करें। कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो जाए, तो अब बताइए कि अब आपके पास कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है इसमें। तो अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब हम निकालेंगे, तो हम लोग यही रूल यूज करेंगे जो ऊपर आपको गिवन है। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे भी वही बात है। जो चार्ज पार्टिकल है राइट की तरफ जा रहा है, बट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके पास यहाँ पे लग रही है इनटू द पेज। तो वही मैंने केस बना के आपको दिया है। अब करना क्या है, आपने वही राइट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है। जो थंब है वो आपको बता देगा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अब मैं एक रफ डायग्राम अगर आप लोगों के लिए बनाऊं, माइंड नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ड्राइंग की क्लास तो है नहीं बच्चों। ठीक है भाई, तो परेशान नहीं होइएगा। अच्छा जी। तो ये है कि, हाँ जी, अब जरा इसको बेहतर बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया राइट हैंड। अब ये आपके पास आ गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ये थंब है, ये थंब आपके पास पॉइंट कर रहा है ऊपर की जानिब। कहाँ की जानिब? ऊपर की जानिब आपके पास यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सो दैट मीन्स हमारे पास फोर्स लगेगी ऊपर। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात आप कर रहे हैं, वहां पे तो फोर्स लग रही थी अब अपर डायरेक्शन। और अभी आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें फोर्स निकालना है, बट जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो हमारे पास लगेगा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर, हमें तो वो कैलकुलेट करना है। तो आखिर में आप क्या कर दें, इस फोर्स की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दें बस। इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन्वर्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बस ये काम करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर आ रही है, तो बस आपने उसको क्या कर देना है,
नीचे कर देना है, बस इतना काम करना है आप। इसका मतलब क्या है कि सारा काम वही होगा, पूरा रूल वही यूज होगा। आप सबसे पहले ये काम करें कि कभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का जिक्र होता है तो आप उसको कंसिडर कर लें इट्स अ प्रोटॉन, और आप ये रूल यूज करें। जहां पे भी जा रहा है आपके पास प्रोटॉन, वहां पे थंब पॉइंट करें। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां पे चार फिंगर्स पॉइंट करें, और जो पाम है वो आपको फोर्स बता देगा। आखिर में क्या करना है कि जो भी फोर्स आपने निकाली उसकी डायरेक्शन को आप इन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपके पास फोर्स आ रही है उल्टे हाथ की तरफ, लेट सपोज, उसको आप सीधे हाथ पे कर दें। अगर फोर्स नीचे आ रही है उसको ऊपर कर दें। अगर फोर्स आपके पास मतलब आपकी तरफ आ रही है मतलब टूवर्ड्स यू, तो आप उसको क्या कर दें, अपोजिट मतलब अवे फ्रॉम यू। तो ये काम होगा, बट फॉर विच पार्टिकल, ये आपके पास होगा फॉर द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। और उसके कुछ केसेस हैं, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे समझ भी लेते हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ केसेस हैं। लेट सपोज आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। अभी मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा कि इसकी डायरेक्शन आपके पास इनटू द पेज होगी। तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी, और नतीजे में जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है कि एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे मूव कर रहा हो। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। और जो ये ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डिफ्लेक्शन है, ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात, अगरचे आपके पास यहाँ पर मतलब यही फील्ड हो, फील्ड यही हो इनटू द पेज, इनटू द पेज ही हो, लेकिन अब आपके पास हो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो इन्हीं प्रोटॉन हो, कोई भी चीज हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए बस। तो वो एंटर हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिफ्लेक्शन इस तरीके से आएगी। सो दैट मीन्स फोर्स आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप निकालेंगे, थोड़ा सा इसकी डिफ्लेक्शन मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज अभी हम इसको ऐसे बना देंगे ना तो ज़्यादा इजी इसलिए होगा कि हम इसको फिर घुमा सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो जब आप इसकी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनाओगे, ये देखें आप सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्शन आ रही है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, जो डिफ्लेक्शन आई थी, ये जो डिफ्लेक्शन आई थी, ये डिफ्लेक्शन कैसी थी, ये डिफ्लेक्शन थी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, दिस इज क्लॉकवाइज, माय बैड, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, और ये आपके पास होगा एंटी क्लॉकवाइज। मिस्टेकनली मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया था, उसको अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब वो एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो आपके पास डिफ्लेक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर ये तो आपके पास क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है, अगर आपके पास डॉट मैग्नेटिक फील्ड होती है तो भाई केस अपोजिट हो जाता ना। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता, डॉट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता तो फिर कैसे डिफ्लेक्ट होता, अब वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट नहीं होता, अब वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता। और अगर प्रोटॉन एंटर होता उस डॉट मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब आपके पास प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट नहीं होता, अब वो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होता। बस ये है फर्क। एक चीज समझ लेंगे तो बाकी की चीजें बहुत इजीली आपको खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें जरा देखते हैं, कुछ केसेस भी हैं। अच्छा, ये केस तो ये हो गए, इसके अलावा भी कुछ केसेस भी और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाम देते हैं केस वन, केस टू। तो ये केस वन है, ये आपके पास केस टू है, केस थ्री भी देख लेते हैं भाई। केस थ्री आपके पास ये है कि लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई आपके पास, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है
या जो भी ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, क्यू नाम दे लें, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नाम दे लें, वो आपके पास कैसे एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सिचुएशन पे आपको हमेशा एक मैक्सिमम फोर्स नजर आएगी जो कि इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगी। तो याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम फोर्स, exerted on the charged particle, exerted on charged particle, it should enter perpendicular to the magnetic field. द थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो जब आप वो फॉर्मूले के अंदर 90 प्लेस करवाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बी बी। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। चौथा केस ये कर लेते हैं कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे एंटर हुआ, वो एंटर हुआ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर व्हेन चार्ज पार्टिकल enters parallel to magnetic field, so magnetic field, so it experience no deflection, मतलब no force, minimum force। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल की सिचुएशन में याद रखिएगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला साइन जीरो का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सवाल ये रेज अब हम लोग कर रहे हैं कि जब आपके पास चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगती है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एक मैं की पॉइंट आपसे डिस्कस और कर रहा हूं। जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे मूव करता है, हमने ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी थी, जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पे मूव करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स भी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी, लाजमी लगेगी। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, द चार्ज पार्टिकल, मैं एक पंच लाइन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, द चार्ज पार्टिकल when enters into the uniform magnetic field, so it experience a centripetal force also। बिकॉज सर्कुलर पाथ पे वो ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, और आपको ये तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करता है तो लाजमी लाजमी उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रिपिटल फोर्स की कहानी आपको याद होगी। सेंट्रिपिटल फोर्स बेसिकली खुद प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एक फोर्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टू क्रिएट द सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फोर्स इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मीन्स ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये चार्ज पार्टिकल आपके पास ये मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ले लें, कुछ भी ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आप एक चीज नोट करें तमाम स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और जो ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज
particle is perpendicular to the centripetal force। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करवाएं तो यहाँ पे प्लेस वैल्यूज करवाने के बाद कुछ इक्वेशन बनेंगी। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द थी ना, इनटू द पेज थी, याद कीजिए। क्रॉस साइन था, क्रॉस क्रॉस साइन बना हुआ था, याद करें। याद आया? क्रॉस साइन बना हुआ था ना। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर एंटर हुई है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 90 डिग्री प्लेस करवाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? क्यू बी साइन 90 इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, चल अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे साइन 90 का आंसर हो गया 1। अच्छा, सो इट बिकम्स क्यू बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो आर का फॉर्मूला बन गया एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर आप एक चीज को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तमाम स्टूडेंट्स ने कुछ बातें याद रखनी है। अगर आप नहीं याद रख पाएंगे तो ये सब का सब कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ ये यूजलेस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिलेशंस बन रहे हैं। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ इसका, जरा मतलब समझाएं। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगरचे आपके पास चार्ज पार्टिकल जितनी तेजी में एंटर होता है उतना ही बड़ा सर्किल या उतनी बड़ी डिफ्लेक्शन मिलेगी, उतना ही बड़ा आपको रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का ताल्लुक रेडियस के साथ क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी अपॉन क्यू ओवर एम इंटू बी। ये भी फॉर्मूला काम का है। एक मिनट दीजिएगा, उसको जरा सही तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। हाँ जी, अब सही है, अब बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट हो गया है। अब देखें मामलात यहाँ पे हैं, अगर आप इस चीज को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर आपको एक और कंक्लूजन मिल रहा है कि रेडियस का ताल्लुक, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, रेडियस का ताल्लुक क्यू ओवर एम रेशो से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको आप ई अपॉन एम भी कहते हैं। ई अपॉन एम भी कह सकते हैं, मसला नहीं, घबराए नहीं स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, एक प्रोटॉन की बात की जा रही है, तो क्यू ई के बराबर हो जाता है। तो खैर, तो रेडियस का ताल्लुक इनवर्सली है किसके साथ? क्यू क्यू ओवर एम से। ठीक है, तो दैट मीन्स जिस चार्ज पार्टिकल की क्यू ओवर एम रेशियो ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, ट्रेजेक्ट्री छोटी बनेगी और रेडियस भी कम बनेगा। तमाम स्टूडेंट्स ने ये वाली बात याद रखनी है। हाँ, अलबत्ता स्टूडेंट कहता है कि सर कुछ जरा हमें ई और ई अपॉन एम रेशियो जरा कुछ काइंडली बता दें, तो मैं हाँ अलबत्ता आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज बता सकता हूँ कि जो ई अपॉन एम रेशियो है, ई अपॉन एम रेशियो है पार्टिकल्स का, वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सबका देख लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका ई अपॉन एम वैल्यू होती है 1.76 10 पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फॉर प्रोटॉन वैल्यू आपके पास है 9.58 10 पावर 8 कूलम पर केजी।
और अल्फा जो पार्टिकल है, फॉर अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल उसका ई अपॉन एम रेशियो है या क्यू अपॉन एम रेशियो है 4.82 10⁻7 कूलम पर केजी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एक चीज समझ में आ रही है, इन सब में सबसे ज्यादा जो ई अपॉन एम रेशियो की वैल्यू है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है, और सबसे कम किसकी है, अल्फा की। तो अल्फा पार्टिकल अगर एंटर हो मैग्नेटिक फील्ड में तो सबसे ज्यादा ही डिफ्लेक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा, या जो आपके पास सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में मूव करेगा उसका रेडियस सब में बड़ा होगा इफ अल्फा पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक ऑर्डर लिख देता हूँ कि जो सबसे बड़ा रेडियस है, ये जो सबसे बड़ी ट्रेजेक्ट्री है जो हमें मिलेगी वो मिलेगी अल्फा पार्टिकल की, मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देन उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोटॉन, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल की पॉइंट है, तमाम स्टूडेंट्स ने ये वाली बात याद रखनी है कि विच पार्टिकल एक्सपीरियंस a bigger radius trajectory, yeah, which particle will get the biggest radius trajectory when enters into the magnetic field। अच्छा,